नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम निमेटोडा के बारे में, जिसे हम एस्के हेलमंथीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वास्तव में एस्के हेलमंथीज सुपर फाइलम हैं, जिसे निमेटो हेलमंथीज भी कहते हैं, और इसका फाइलम है निमेटोडा। लेकिन आजकल चाहे आप एस्के हेलमंथीज बोल दो, चाहे निमेटोडा बोल दो, बात एक ही है। लेकिन वास्तविक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एस्के हेलमंथीज वास्तव में सुपर फाइलम है और निमेटोडा फाइलम है। इस फाइलम के बारे में जो पहली बार नाम वो गेगेनबोर्न ने दिया। निमेटोडा या एस्के हेलमंथीज नाम किसने दिया? गेगेनबोर्न ने। इसमें सूत्रकृमियों को या गोल कृमियों को रखा जाता है। जो धागे नुमा संरचना के होते हैं उनको कहते हैं थ्रेड वर्म या राउंड वर्म। टैप वर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, वो प्लेटी हेलमंथीज के सदस्य हैं। यहाँ पर सूत्रकृमियों और गोल कृमियों को एस्के हेलमंथीज या निमेटोडा में रखा जाता है। इनकी प्रकृति एकल होती है और स्तर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है। अब आप अच्छे से जान चुके हैं, सम्मिति इनमें द्विपार्श्व सम्मित होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। क्या होती है बायलैटरल सिमेट्री, क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, सब हम बातें कर चुके हैं। यहाँ पर आपको इनके बारे में जानकारी याद रखनी है। संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम टाइप है, अंग तंत्र प्रकार का। बहुत सारे अंग आपस में मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। तो एस्के हेलमंथीज या निमेटोडा के सदस्यों में ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गया है। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के भीतर नलिका। वास्तव में एक नलिका पूरी बॉडी वॉल है, उसमें कौन पाई जाएगी? एलिमेंट्री कैनाल। इससे पहले अगर आप किसी भी फाइलम के बारे में बात करें, स्पेशली इससे जस्ट पहले वाला प्लेटी हेलमंथीज, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल बनी तो है लेकिन अपूर्ण है। और क्लास सेस्टोडा के सदस्यों में तो एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित है, क्योंकि वो एंडोपैरासाइट होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं। देह गुहा के बारे में बात करें, सीलोम के बारे में, तो ये आभासी देह गुहा या स्यूडोसीलोम होती है इनमें, जिसको कूट देह गुहा भी कहते हैं। आभासी देह गुहा या स्यूडोसीलोम का एग्जाम्पल है एस्के हेलमंथीज या निमेटोड्स। क्या है स्यूडोसीलोम? बॉडी वॉल, देह भित्ति, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बीच कैविटी तो होती है, लेकिन मीजोडर्म का आवरण नहीं होता, और ऐसी सीलोम को कहेंगे स्यूडोसीलोम। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्यूडोसीलोम किस में पाई जाएगी, निमेटोड्स या एस्के हेलमंथीज में। शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। अगर कोई जीव एंडोपैरासाइट है तो उससे सामने वाले जीव से बचने के लिए या उसके डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइमों से बचने के लिए अपने शरीर के ऊपर क्यूटिकल का आवरण जरूरी है। श्वसन शरीर की सामान्य सतह से विसरण के द्वारा। पाचन के लिए इनमें पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि किस संघ में पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम बनी, एस्के हेलमंथीज में। इससे पहले जितने भी थे उनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं थी। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या पूर्ण आहारनाल का मतलब है माउथ और एनस, मुख और गुदा दोनों प्रेजेंट हो। इन जंतुओं की आहारनाल में पेशियां अनुपस्थित होती है, इसलिए यह तरल पदार्थों का सेवन करती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई आपसे पूछे कि एस्के हेलमंथीज या निमेटोड्स के जीवों में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये तरल पदार्थों का ही सेवन करते हैं, तो आप बताइए कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स एब्सेंट होती है, तो मैकेनिकल या यांत्रिक पाचन नहीं हो पाता, इसलिए ये तरल पदार्थों का ही सेवन करते हैं। और इनमें पाचन कैसा होगा? बाह्य कोशिकीय पाचन। जब आहारनाल में पाचन हो रहा है तो कोशिका के बाहर ही बोला जाएगा। तो एस्के हेलमंथीज के जीवों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, केवल तरल पदार्थों का सेवन,
पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, सामान्य सतह से विसरण के द्वारा, पैरासाइट है इसलिए शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण, और सबसे महत्वपूर्ण है स्यूडोसीलोम या आभासी देह गुहा किस संघ का उदाहरण है? एसके हेलमिंथीज में देह गुहा जो पाई जाती है उसको कहेंगे कूट देह गुहा या आभासी देह गुहा या स्यूडोसीलोम। बॉडी प्लान नलिका के भीतर नलिका, ट्यूब विद इन ट्यूब संगठन, शारीरिक संगठन जो है वो ऑर्गन सिस्टम टाइप का, और सम्मिति या सिमेट्री द्विपार्श्व सम्मित, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, और इसमें सूत्रकृमि या गोल कृमियों को रखा जाता है, और ये नाम किसने दिया? गैगनबोर ने। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एसके हेलमिंथीज या नेमेटोड्स में अचानक हम सिस्टम के बारे में बात करने लगे हैं। कारण यह है कि पहली बार ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र प्रकार का जो शारीरिक संगठन है, बॉडी प्लान है, वो किस में बना है? एसके हेलमिंथीज में। इसलिए पाचन तंत्र के बाद तंत्रिका तंत्र, फेरिंग्स या ग्रसनी के चारों ओर एक तंत्रिका वलय पाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही, इसलिए इस रिंग का नाम फेरिंजियल नर्व रिंग भी होता है। ग्रसनी को फेरिंग्स कहते हैं। एसके हेलमिंथीज में जो तंत्रिका तंत्र है उसमें नर्व रिंग किसके चारों ओर पाई जाएगी? ग्रसनी के। और इस नर्व रिंग से अनेक तंत्रिकाएं निकलकर जीव के संपूर्ण भाग में या संपूर्ण शरीर में फैली रहती है। अगर सेंसरी ऑर्गन या संवेदांग की बात करें तो एसके हेलमिंथीज के जीवों में दो सेंसरी ऑर्गन है, संवेदांग है, एम्फिड और फेजमिड। दोनों कीमो रिसेप्टर है, रसायन संवेदांग है। एक है एम्फिड, ये शरीर के अग्रभाग में पाए जाते हैं। ऐसे संवेदांग जो शरीर के अग्रभाग में पाए जाते हैं, और रसायन संवेदांग होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, एम्फिड कहलाते हैं। और जो शरीर के पश्च भाग में पाए जाते हैं वो फेजमिड कहलाते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं और पश्च भाग में पाए जाते हैं, और कीमो रिसेप्टर या रसायन संवेदांग होते हैं। आपको ज़्यादा फेजमिड के बारे में याद रखना है, कारण निमेटोडा जो फाइलम है उसके क्लासिफिकेशन का आधार या उसका बेस फेजमिड है। इस फेजमिड ही या ये फेजमिड ही निमेटोडा के वर्गीकरण का आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी संरचना नेमेटोड्स के क्लासिफिकेशन का आधार है। क्या है? फेजमिड। क्या है फेजमिड? कीमो रिसेप्टर, रसायन संवेदांग। कहाँ पाया जाता है? शरीर के पिछले भाग में, पश्च भाग में। और कितना होता है? संख्या में एक जोड़ी। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अब तक हमने पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज जो फाइलम पढ़े हैं उनमें किसी में भी अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम नहीं बने हैं। पहली बार अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम एसके हेलमिंथीज या नेमेटोड्स में बने हैं। तो हम इसमें सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की, तो इनमें परिसंचरण तंत्र एब्सेंट होता है। अभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम बना नहीं है। इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे एनेलिडा की, और पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में बना है। लेकिन पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें बनी है? नेमेटोड्स या एसके हेलमिंथीज में। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, इसके उत्सर्जन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया या एक रेनेट कोशिका जिसका आकार एच शेप होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटीहेलमिंथीज जब हमने पढ़ा तब एक्सक्रेशन के लिए ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल पाई जाती थी। लेकिन आज एसके हेलमिंथीज या नेमेटोड्स में एक्सक्रेशन के लिए एच शेप रेनेट कोशिका पाई जाती है। ये प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार की है और इसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, इसलिए अमोनोटैलिक है।
उत्सर्जन तंत्र के बाद जनन तंत्र। अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं। जननांग और जनन नलिकाएं सुविकसित होती है। ये बात याद रखें कि फीमेल या मादाएं सामान्यतः अंडज या ओवीपेरस होती है। एस्के हेलमिंथीज के सदस्यों में जो मादाएं होंगी वो ओवीपेरस या अंडज होगी। एक अपवाद है वुचुरेरिया जो वीवीपेरस या जरायुज होंगी। एस्के हेलमिंथीज या निमेटोडा का कौन सा सदस्य जरायुज है, वीवीपेरस है, वुचुरेरिया। ये वही वुचुरेरिया है जो हाथी पांव रोग या एलिपेंटाइटिस डिजीज करता है। एस्के हेलमिंथीज के सदस्यों में निषेचन आंतरिक होगा, इंटरनल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है परिवर्धन अप्रत्यक्ष का मतलब है लार्वा अवस्था प्रेजेंट होगी, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट। निषेचन कैसा होगा, इंटरनल। याद रखिए अगर कोई जीव पैरासाइट है और उसमें भी एंडो पैरासाइट है तो उसके फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही बोला जाएगा। जनन तंत्र में अगर एस्के हेलमिंथीज या निमेटोड से क्वेश्चन आया तो महत्वपूर्ण है वुचुरेरिया जरायुज होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन आंतरिक या इंटरनल होता है। लार्वा अवस्था होती है, प्रेजेंट होती है, इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष क्या होगा, परिवर्धन। उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिका होगी, रेनेट कोशिका, जिसका आकार कैसा होगा, एच शेप। और एस्के हेलमिंथीज में अभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र में कोई संरचना नहीं है। वर्गीकरण का आधार फेजमिड है जो एक जोड़ी होते हैं। शरीर के पश्च भाग में कीमो रिसेप्टर होते हैं। अग्रभाग के रिसेप्टर को एम्फिड कहा जाता है। और फेरिंग्स के चारों ओर नर्व रिंग होती है जिससे तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के संपूर्ण भाग में फैली रहती है। दोस्तों एस्के हेलमिंथीज या नेमेटोड्स में अब हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र के बारे में। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनके स्केलेटन सिस्टम को हाइड्रोस्केलेटन कहा जाता है। हाइड्रोस्केलेटन, अगर आप नाम को भी ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर, जल से संबंधित, मतलब इनकी कंकालीय संरचना को जल द्वारा बनाए रखा जाता है या कंट्रोल किया जाता है। देखिए कंकाल अनुपस्थित या स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होता है। कूट, देहगुआ, इनमें कौन सी सीलोम पाई जाती है, स्यूडोसीलोम। उसके अंदर जो तरल होता है उस तरल के उच्च दबाव के कारण शरीर के आकार को बनाए रखता है। एस्के हेलमिंथीज के जीव अपने बॉडी के आकार को कैसे बनाए रखते हैं, इनकी स्यूडोसीलोम के अंदर जो लिक्विड होता है, तरल होता है, उसके द्वारा एक दबाव लगाया जाता है बॉडी वॉल पर ताकि इनका आकार बनाए रखें। और इस प्रकार का जो स्केलेटन है उसके लिए टर्म होता है हाइड्रोस्केलेटन। एक और शब्द है यूटेली। यूटेली का मतलब यहां पर है कि लार्वा अवस्था से वयस्क के परिवर्तन तक कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। यूटेली शब्द का मतलब है कोशिकाओं की संख्या निश्चित होना। अगर आप बात करें एस्के हेलमिंथीज के सदस्यों में तो इनके अंदर जो अनुलंब पेशीय स्तर होता है, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर होती है इनकी बॉडी वॉल में, देह भित्ति में, इस अनुलंब पेशीय स्तर की जो कोशिकाएं होती है उनकी संख्या जितनी लार्वा में होती है उतनी ही वयस्क या एडल्ट में भी होती है। तो यहां पर जो संख्या के लिए शब्द होगा वो यूटेलिक होगा। बॉडी वॉल के अंदर अनुलंब पेशीय स्तर, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर की जो सेल्स है उनकी संख्या यूटेलिक होती है, मतलब लार्वा में जितनी होती है उतनी ही संख्या वयस्क में होती है।
संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, आकार में बढ़ोतरी होती है। ध्यान से देखिए। तो यूटेली का एक और एग्जाम्पल है, एनेलिडा में जब हम जोंक के बारे में बात करेंगे तो जोंक में भी खंडों की संख्या निश्चित होती है 33। जोंक जीवन की किसी भी अवस्था में हो उसमें सेगमेंट जो होंगे वो 33 होंगे। यहाँ पर यूटेली शब्द है, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है। एस के हेलमिंथेस के अंदर आने वाला जो एस्केरिस है, उस एस्केरिस की बॉडी वॉल के अंदर अनुलंब पेशीय स्तर होता है और इस पेशीय स्तर की कोशिकाएं यूटेलिक होती है। याद रखें, बॉडी वॉल में। एलिमेंट्री कैनाल में तो इनमें मसल्स या पेशियां होती ही नहीं है, इसलिए ये तरल पदार्थों का सेवन करते हैं। अगर हम एस्केरिस के बारे में बात करें, जो किसका सदस्य हैं, एस के हेलमिंथेस का, आइए एस्केरिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं, देह भित्ति के बारे में बात करते हैं। एस्केरिस की देह भित्ति में 3 स्तर होते हैं, क्यूटिकल, अधिचर्म और अनुलंब पेशीय स्तर। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर। क्यूटिकल इसकी पारदर्शी और सुरक्षात्मक आवरण होता है। अधिचर्म सिंसिटियल होती है। ये सिंसिटियल शब्द आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक शब्द होता है सिनोसिटिक और एक शब्द होता है सिंसिटियम। सिंसिटियम शब्द का अर्थ है बहुकेंद्रकीय, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अगर बहुकेंद्रकीय सेल एनिमल्स के अंदर हो तो सिंसिटियम, और एनिमल के अलावा प्लांट या फंजाई या किसी एल्गी में हो तो सिनोसिटिक। सिंसिटियम और सिनोसिटिक दोनों का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, बहुकेंद्रकीय कोशिका है। लेकिन सिंसिटियम शब्द किसके लिए आएगा? एनिमल सेल के लिए, और सिनोसिटिक एनिमल सेल के अलावा किसी में भी बहुकेंद्रकीय संरचना है तो वो सिनोसिटिक होगी। तो एपिडर्मिस सिंसिटियल होती है, मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होंगी। और अनुलंब पेशीय स्तर की खास बात है, ये यूटेलिक होगा, और यूटेलिक का मतलब इसकी संख्या लार्वावस्था में जो होती है वही एडल्ट में होती है। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये है एस्केरिस की संरचना। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सीधा स्ट्रेट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है एस्केरिस की फीमेल, मादा, और ये 6 जैसा लिखा हुआ है, ये है नर या मेल। दोनों एक साथ अगर आप देख रहे हैं तो ये 16 जैसे दिख रहे हैं, जिसमें ये संरचना में ये माउथ है, इसके जस्ट नीचे एक छिद्र है उत्सर्जी छिद्र, एक्सक्रेटरी पोर, और इससे जस्ट नीचे है मादा जनन छिद्र, फीमेल जेनाइटल पोर, और सबसे नीचे है एनस या गुदा। अगर मेल की बात करें तो ये माउथ है और उसके जस्ट नीचे एक्सक्रेटरी पोर या उत्सर्जी छिद्र है। नर के अंदर जनन छिद्र और गुदा दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही छिद्र में रहेंगे, जिसको क्या कह रहे हैं? अवस्कर या क्लोएका। एक बड़ा अंतर तो यही है कि नर में क्लोएका या अवस्कर होता है और मादा में एनस होती है, और अलग से मादा जनन छिद्र होता है। नर एस्केरिस में यहां पर पृष्ठहोठ या पीनियल सीटी पाए जाते हैं। ये जनन के दौरान मादा जनन छिद्र को यहां से चौड़ा करने में मदद करेंगे, ताकि नर अपने जो गैमीट है वो इसके अंदर प्रवेश कर सके। तो बात को ध्यान से समझें। माउथ, उत्सर्जी छिद्र, मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ मादा जनन छिद्र है और मादा में एनस है अलग से, लेकिन नर में क्लोएका होगा, अवस्कर होगा, और अवस्कर में दोनों छिद्र कॉमन होंगे। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एस्केरिस के पिछले हिस्से को काट देने पर एस्केरिस के लिंग का पता कैसे लगेगा? मान लो इसको भी यहां से काट दें और इसको भी यहां से काट दें, तो दोनों सीधे ही दिखाई देंगे। फिर आपको देखना है
कि जिसमें आपको माउथ, उत्सर्जी छिद्र और मादा जनन छिद्र, 3 छिद्र दिखाई दे, वो मादा है, और इसमें आपको माउथ और उत्सर्जी छिद्र ही दिखाई देगा। तो इसका पता किससे लगेगा? मादा जनन छिद्र द्वारा, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन सेम होगा, लेकिन मादा में यहाँ पर आपको अलग से मादा जनन छिद्र दिखेगा। एस्केरिस के अंदर युग्मकों का निर्माण गैमीट फॉर्मेशन बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एस्केरिस में गैमीट फॉर्मेशन किस मेथड द्वारा होगा? बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा। ये जो युग्मकों का निर्माण है ये जननांगों के सिरों पर होता है, टॉप पार्ट पर होता है, इसलिए युग्मकों के निर्माण को टीलोगोनिक भी कहा जाता है। देख लीजिए, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एस्केरिस की स्ट्रक्चर, पीनियल सीटी, नर में क्लोएका, मादा में एनस और फीमेल जेनाइटल पोर अलग अलग। बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस में सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर अनुलंब पेशीय स्तर, इसमें यूटेलिक, इसमें सिंसिटियम, ये पारदर्शी और सुरक्षात्मक आवरण है। यूटेली का मतलब, और हाइड्रोस्केलेटन होता है एस्केहेलमिंथीज के जीवों में। इनकी जो स्यूडोसीलोम है उसके अंदर का जो लिक्विड है उसके प्रेशर के कारण इनके बॉडी का शेप मेंटेन रहता है। एस्केरिस में रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मादा एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस, इसमें ये मुख है, ये उत्सर्जी छिद्र है, ये मादा जनन छिद्र है और ये एनस है। 4 छिद्र हो गए और एक सीधी संरचना है। एक छिद्र मुख, एक्सक्रेटरी पोर, फीमेल जेनाइटल पोर और एनस। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बना दी है, लेकिन एक बार फिर से आप क्लियर कट ये समझ लें। और मादा एस्केरिस में डाइडेल्फिक अवस्था होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइडेल्फिक अवस्था क्या है, कि एस्केरिस में जो फीमेल है उसमें डाइडेल्फिक अवस्था पाई जाती है। और इस अवस्था का मतलब है 2 अंडा से 2 ओवेरी हो और 2 अंडवाइन या 2 ओविडक्ट हो। अंडाशय का मतलब है ओवेरी और अंडवाहिनी का मतलब है ओविडक्ट। देखिए आप ध्यान से, फीमेल एस्केरिस में डाइडेल्फिक स्टेज होती है जिसमें एक फीमेल में 2 ओवरी और 2 ओविडक्ट या अंडवाहिनी पाई जाती है। अगर नर एस्केरिस की बात करें, मेल एस्केरिस, ये ऐसे 6 जैसी संरचना बनी होती है। एक छिद्र मुख, फिर उत्सर्जी छिद्र, यहाँ पर आपको अवस्कर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फीमेल में एनस है और मेल में क्लोएका है, अवस्कर है। और इस अवस्कर के पास पीनियल सीटी पाए जाते हैं। जनन के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो ये पीनियल सीटी इस फीमेल जेनाइटल पोर को चौड़ा करते हैं ताकि मेल गैमीट इजीली फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाए। तो पीनियल सीटी का काम आपको समझ में आ चुका है। और अवस्कर के बारे में आपको ध्यान रखना है। अवस्कर बेसिकली जनन और उत्सर्जी छिद्र कॉमन होते हैं, एक ही छिद्र में होते हैं, उसको क्लोएका या अवस्कर कहते हैं। जैसे मादा एस्केरिस में डाइडेल्फिक अवस्था पाई जाती है, वैसे नर एस्केरिस में मोनोर्किक अवस्था पाई जाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मोनोर्किक स्टेज का मतलब है कि मेल में एक वृषण, एक टेस्टिस, एक वृषण और एक शुक्रवाहिनी पाई जाती है। और शुक्रवाहिनी का मतलब है वास डेफरेंस। ये देख लीजिए, मेल में एक टेस्टिस और एक वास डेफरेंस पाई जाएगी। इस स्टेज को मोनोर्किक कहते हैं। और एस्केरिस में
फर्टिलाइजेशन या निषेचन आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। एस्केरिस में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एस्केरिस में गैमीट फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण किस प्रोसेस द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। गैमीट जो होते हैं वो गोनेड्स या जननांगों के शीर्ष या एपिकल पार्ट पर बनते हैं। इस प्रकार का गैमीट फॉर्मेशन टीलोगोनिक कहलाता है। तो देखिए, एस्केरिस के रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो बात है उसमें जो टर्म आपको याद रखना है, टीलोगोनिक। गैमीट फॉर्मेशन किस मेथड द्वारा? मोनोर्किक, एक टेस्टिस और एक वास डेफरेंस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फीमेल में डाइडेल्फिक स्टेज, फीमेल में एनस होगी और मेल में क्लोएका या अवस्कर, जिसमें जनन और उत्सर्जी छिद्र दोनों कॉमन होंगे। मेल में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है पीनियल सिटी, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको एस्केरिस के रिप्रोडक्शन के लिए याद रखनी है। एस्केरिस में रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं एस्केरिस की लाइफ साइकिल के बारे में, जीवन चक्र के बारे में। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्केरिस की लाइफ साइकिल को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एडल्ट एस्केरिस है, वयस्क एस्केरिस है, और आप जानते हैं नर और मादा। नर ने नर युग्मक मादा के अंदर डाले और निषेचन मादा के अंदर हुआ है, इसलिए ऐसा फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन को फर्टिलाइजेशन और इंटरनल का मतलब है आंतरिक। तो पहला सवाल तो यही कि एस्केरिस के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, आंतरिक या इंटरनल। जब दोनों गैमीट आपस में मिल गए तो इससे जो संरचना बनी है वो है फर्टिलाइज्ड एग या निषेचित अंडा। इस फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बन जाते हैं और इन सुरक्षात्मक आवरणों को कहते हैं, सबसे बाहर की तरफ जो आवरण है वो प्रोटीन पी, उसके बीच में काइटिन और सबसे अंदर लिपिड। ये ध्यान में रखना है, सबसे बाहरी आवरण प्रोटीन, सबसे अंदर वाला लिपिड और बीच वाला काइटिन। जब निषेचित अंडे के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बन जाते हैं तो इसे मैमिलेटेड ईग कहा जाता है। इस मैमिलेटेड ईग के अंदर जाइगोट होता है, 2n संरचना होती है, क्योंकि दोनों गैमीट आपस में फर्टिलाइज्ड हो गए हैं। सबसे अंदर वाला आवरण लिपिड, बीच वाला काइटिन और बाहर वाला प्रोटीन। ये मैमिलेटेड जो एग है ये कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट लार्वल स्टेज में, और इस फर्स्ट लार्वल स्टेज को कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एम्ब्रियोनेटेड एग ही क्या है? फर्स्ट लार्वल स्टेज है। एम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब है सुरक्षात्मक आवरण के बीच में जो जाइगोट था उसमें डेवलपमेंट शुरू हो गया और एम्ब्रियो बन गया। ये भ्रूण है इसके अंदर, ये एम्ब्रियो, इसलिए इस एग का ही नाम है एम्ब्रियोनेटेड एग, और यही एस्केरिस की फर्स्ट लार्वल स्टेज है। ये जो भी हो रहा है वो फीमेल एस्केरिस के अंदर हो रहा है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन भी फीमेल एस्केरिस के अंदर हुआ है, इसलिए इंटरनल या आंतरिक निषेचन है। ये एम्ब्रियोनेटेड एग या फर्स्ट लार्वल स्टेज एस्केरिस के शरीर से बाहर आ जाती है और कहाँ छोड़ दी जाती है? नम भूमि में। इस फर्स्ट लार्वल स्टेज या एम्ब्रियोनेटेड एग ये नम भूमि में पहुंचता है और इसके अंदर निर्मोचन फर्स्ट निर्मोचन हो जाता है। ये देखिए, इस फर्स्ट निर्मोचन के बाद देखो, फर्स्ट निर्मोचन किसमें हुआ है? एम्ब्रियोनेटेड एग में।
इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट लार्वल स्टेज। और इससे बन गई है द्वितीयक लार्वल स्टेज या द्वितीयक लार्वावस्था, सेकेंडरी लार्वल स्टेज। नम भूमि में एम्ब्रियोनेटेड एग निर्मोचन द्वारा, मोल्टिंग द्वारा किसमें बदल गया? द्वितीयक लार्वल अवस्था में, जिसको रैबिडिटीफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा किससे संबंधित है? एस्केरिस से। कौन सी लार्वल स्टेज है? सेकेंड लार्वल स्टेज। किससे बनी है? नम भूमि में निर्मोचन हुआ है पहले नंबर वाला, और इस पहले नंबर वाले निर्मोचन से क्या बना है? द्वितीयक लार्वा अवस्था, जिसको रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहते हैं। अब यहां से ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा मानव के लिए संक्रामक होता है, तो ये मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस की कौन सी लार्वल अवस्था मानव के लिए इन्फेक्शियस या संक्रामक है? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। और ये कौन सा है? सेकेंड लार्वा स्टेज। ये किससे बना है? जब एम्ब्रियोनेटेड एग या फर्स्ट लार्वल स्टेज नम भूमि में जाकर उसने निर्मोचन किया पहला, तब जाके रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बना। पहला निर्मोचन एस्केरिस में कहाँ होता है? नम भूमि में। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा मानव के शरीर में प्रवेश कर गया, ये पहुंच गया आमाशय में, स्टमक में, स्टमक से आंत में। ये पूरा समझने के लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या आहारनाल के बारे में जानकारी, थोड़ा बहुत आपको हार्ट या हृदय के बारे में जानकारी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो इनकी एनाटॉमी है वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे जनरल सी बात है, ये संरचनाएं आपने पढ़ी है। तो आमाशय से, स्टमक से ये इंटेस्टाइन या आंत में चला गया। जैसे ही रैबिडिटीफॉर्म लार्वा आंत तक पहुंचता है, तो जो सुरक्षात्मक आवरण है प्रोटीन, काइटिन और लिपिड के, वो नष्ट हो जाते हैं। आंत्र तक पहुंचते पहुंचते सुरक्षात्मक आवरण नष्ट, और ये द्वितीयक लार्वा आंत की भित्ति में प्रवेश कर जाता है। आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर सब म्यूकोजा होती है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और वहां से रैबिडिटीफॉर्म लार्वा या सेकेंड लार्वल स्टेज ब्लड में पहुंच जाता है। यहां से यकृत निवाहिका सिरा हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में पहुंच जाता है। लीवर से, लीवर वेन के द्वारा, यकृत सिरा के द्वारा पश्च महासिरा में पहुंच जाता है। पश्च महासिरा, इंफीरियर वेना केवा, और यहां से ये दाएं आलिंद में, राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। दाएं आलिंद से दाएं नीले में, राइट वेंट्रिकल में, और वहां से पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा लंग्स में पहुंच जाता है। कौन जा रहा है? ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा या सेकेंड लार्वल स्टेज। लंग्स से ये एल्वियोलाई या वायु कुपिका में पहुंच जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वायु कुपिका है, एल्वियोलाई है। और रैबिडिटीफॉर्म लार्वा एल्वियोलाई में पहुंचकर दूसरा निर्मोचन करता है। निर्मोचन सेकेंड मोल्टिंग करता है। कौन सा लार्वा? द्वितीयक लार्वा। तो उसमें अगर मोल्टिंग होगी तो कौन सी लार्वल स्टेज बनेगी? थर्ड लार्वल स्टेज। इसी एल्वियोलाई में फिर से एक और निर्मोचन होता है, तीसरे नंबर का निर्मोचन, और क्या बनती है? फोर्थ लार्वल स्टेज। देखिए, फर्स्ट लार्वल स्टेज फीमेल एस्केरिस के अंदर थी, जैसे ही बाहर निकली निर्मोचन हुआ और सेकेंड लार्वल स्टेज आ गई। ह्यूमन के एल्वियोलाई में दूसरा निर्मोचन हुआ और थर्ड लार्वल स्टेज, तीसरा भी यही हुआ और फोर्थ लार्वल स्टेज बन गई। पहला निर्मोचन नम भूमि में, दूसरा और तीसरा निर्मोचन एल्वियोलाई में। देखो, एल्वियोलाई में कौन सा लार्वा प्रवेश किया? रैबिडिटीफॉर्म या सेकेंड लार्वा स्टेज। फिर वो किस में बदला? थर्ड में। थर्ड किस में बदला? फोर्थ में।
कहने का मतलब एल्वियोलाई में 3 लार्वल स्टेज गुजरी है या 3 लार्वल स्टेज बनी है, क्योंकि सेकंड वाली तो उसमें प्रवेश की थी, फिर सेकंड निर्मोचन के कारण, मोल्टिंग के कारण थर्ड बन गई, और फिर थर्ड निर्मोचन के कारण फोर्थ लार्वल स्टेज बन गई। और यहाँ से ये ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ग्लोटिस, ग्लोटिस से वापस ग्लेट के द्वारा ईसोफेगस या ग्रसिका में, वहाँ से वापस स्टमक में और मनुष्य की आंत्र में पहुँच गया। इस आंत्र में पहुँचने के बाद इसमें एक और निर्मोचन होता है, और चौथे निर्मोचन के बाद बनता है यंग एस्केरिस। ये एक एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। निषेचन कहाँ हुआ है? फीमेल एस्केरिस के अंदर, इसलिए इंटरनल। आवरण सबसे बाहर प्रोटीन, फिर काइटिन, फिर लिपिड। फर्स्ट लार्वल स्टेज किसको कहते हैं? एम्ब्रियोनेटेड एग को। इस एम्ब्रियोनेटेड एग में फर्स्ट मोल्टिंग या निर्मोचन हुआ और किस में बदल गया? सेकेंड लार्वल स्टेज या रेप्डिटिफॉर्म लार्वा में। ये रेप्डिटिफॉर्म लार्वा यहाँ से एल्वियोलाई में पहुँच गया इंसान की में, वहाँ पर इसने 2 बार निर्मोचन किया और फोर्थ लार्वल स्टेज बन गई। फिर ये रेस्पिरेटरी के द्वारा वापस ग्लेट और ईसोफेगस के द्वारा ह्यूमन की इंटेस्टाइन में आ गया, और वहाँ पर फिर से इसने चौथा निर्मोचन किया, मोल्टिंग किया, और यंग एस्केरिस में बदल गया। पहला निर्मोचन नमभूमि में, दूसरा और तीसरा निर्मोचन एल्वियोलाई में, और चौथा निर्मोचन ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। फर्स्ट लार्वल स्टेज फीमेल एस्केरिस से बाहर आई, वो सेकंड लार्वल स्टेज या रेप्डिटिफॉर्म में बदल गई, और यही किसके लिए संक्रामक है? ह्यूमन के लिए। ये पहुंची कहां पर? लंग्स की एल्वियोलाई में, वहां पर 2 बार मोल्टिंग या निर्मोचन किया और फोर्थ लार्वल स्टेज बनी, और ये फोर्थ लार्वल स्टेज आंत में पहुंची, वहां पर एक और बार निर्मोचन हुआ और यंग एस्केरिस में बदल गई। इस फर्टिलाइजेशन से लेकर यंग एस्केरिस बनने में 25 दिन का समय लगता है। ध्यान से देखना, फर्टिलाइजेशन से लेकर ये पूरी प्रोसेस 25 दिन में हो जाती है और यंग एस्केरिस बन जाता है। और इस यंग एस्केरिस से एडल्ट एस्केरिस बनने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, और ये एडल्ट एस्केरिस वापस नर और मादा दोनों मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा और लाइफ साइकिल शुरू ऐसे हो जाएगा। एग्जाम में यहां से एक तो कितनी बार निर्मोचन या मोल्टिंग हुई है? 4 बार। पहला कहां हुआ है? नमभूमि में। दूसरा और तीसरा कहां हुआ है निर्मोचन? एल्वियोलाई में। और चौथा निर्मोचन ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। फिर लार्वल स्टेज, फर्स्ट लार्वल स्टेज का नाम है एम्ब्रियोनेटेड एग, सेकेंड लार्वल स्टेज का नाम है रेप्डिटिफॉर्म, थर्ड और फोर्थ लार्वल स्टेज एल्वियोलाई में, और फोर्थ लार्वल स्टेज कहां पहुंच गई? यहां पर, और फिर मोल्टिंग हुई और यंग एस्केरिस बन गया। ह्यूमन की एल्वियोलाई से कितने लार्वल स्टेज गुजरी है? तो पहले 2 आया था, 2 में जब निर्मोचन हुआ वो थर्ड में बदला, और थर्ड में निर्मोचन हुआ तो फोर्थ में बदला। तो ह्यूमन की एल्वियोलाई से एस्केरिस की 3 लार्वल स्टेज गुजरी है। निषेचन से लेकर यंग एस्केरिस बनने में 25 दिन का समय लगता है, और यंग एस्केरिस से एडल्ट एस्केरिस बनने में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। ये था एस्केरिस का लाइफ साइकिल। एग्जाम में इससे कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपने इस तरीके से इसको सिस्टमेटिक पढ़ लिया तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। एस्केरिस के लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के 25 दिन बाद यंग एस्केरिस बन जाता है, और यंग एस्केरिस 2 से 2.5 महीने बाद एडल्ट एस्केरिस में बदल जाता है। और एस्केरिस में फर्टिलाइजेशन या निषेचन इंटरनल होता है, इस बात को भी याद रखें।
एस्केरिस के जीवन चक्र में कितनी लार्वा अवस्थाएं फेफड़ों से गुजरती है, मैंने आपको बताया था 3। वर्गीकरण का आधार क्या है? फेजमिड। जो इसके पश्च भाग में एस्केल्मंथीज या निमेटोडा में वर्गीकरण का आधार है फेजमिड। इनके पश्च भाग में कीमोरिसेप्टर या रसायन संवेदांग पाया जाता है। तो 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला क्लास है फेजमिडा, नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें फेजमिड पाया जाए, और दूसरा है एफेजमिडा, जिसमें फेजमिड एब्सेंट हो। आपको इसको याद रखना है कि जिसमें फेजमिड एब्सेंट है वो है ट्राइबोलस, वरना जितने भी एस्के हेलमंथीज के सदस्य हैं वो फेजमिडा में ही आते हैं। जनरली आपने सुना होगा एस्केरिस, फाइलेरिया, ड्रैकनकुलस, लोआ और एंटेरोबियस। ये जितने भी एस्के हेलमंथीज या निमेटोड्स है, ये सभी फेजमिडा में ही आते हैं। एफेजमिडा में ट्राइबोलस आता है। फेजमिडा के जो सदस्य हैं उनको हम एक एक स्टडी करते हैं। फेजमिडा में एक जोड़ी फेजमिड उपस्थित होते हैं और एफेजमिडा में फेजमिड एब्सेंट ही होता है। और फेजमिड क्या है? जीव के पश्च भाग में कीमो रिसेप्टर या रसायन संवेदांग होता है, जो रासायनिक चीजों को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। फेजमिडा में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फाइलेरिया, और इस फाइलेरिया का ही दूसरा नाम है वुचुरेरिया बैनक्रॉप्टेई। कई बार इसको वुचुरेरिया ब्रैनकॉप्टी भी कहते हैं। ये मनुष्य में रक्त और लसिका का अंतःपरजीवी है, ब्लड और लिम्फ का एंडोपैरासाइट है, और इसके संक्रमण से फाइलेरियसिस या एलिफेंटाइटिस रोग हो जाता है, हाथी पांव रोग। पैर सूजकर हाथी के पैर जैसा हो जाता है। और इस फाइलेरिया या वोकेरेरिया भी कह सकते हैं, या वुचुरेरिया ब्रैनकॉप्टाई, जो एस्के हेलमंथीज या निमेटोड्स है, ये रोग करेगा फाइलेरियसिस या एलिफेंटाइटिस। और इस रोग का वाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। पैर हाथी के पैर जैसा क्यों हो जाता है? लिम्फ या लसिका के संग्रहण के कारण पैर फूल जाता है। ये जो कृमि है, कृमि कौन है? फाइलेरिया या वुचुरेरिया ब्रैनकॉप्टी। ये कृमि रात के समय परिधीय रक्त में आ जाता है, और ये कृमि द्विपोषदीय है। एक पोषद है ह्यूमन और दूसरा है मच्छर। मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर। और महत्वपूर्ण बात, जितने भी नेमेटोड्स हैं उनमें मादाएं अंडज होती है, अंडे देती है, लेकिन वुचुरेरिया ब्रैनकॉप्टाई की मादा जरायुज है, बच्चे पैदा करती है। फाइलेरिया या वुचुरेरिया ब्रैनकॉप्टी मनुष्य और के रक्त और लसिका का एंडोपैरासाइट कौन सा रोग करेगा? फाइलेरियसिस या एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव रोग। वहाँ कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। लसिका के संग्रहण के कारण पैर फूल जाता है, रात के समय परिधीय रक्त में रहेगा, डाइजेनिक या द्विपोषदीय है, और सबसे महत्वपूर्ण है विविपेरस है, जरायुज है। फाइलेरिया या वुचुरेरिया ब्रैनकॉप्टी के बाद हम बात करते हैं ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इसे गुनिया कृमि भी कहते हैं। ये नारू रोग करता है, और इस कृमि का वाहक है साइक्लोप्स। याद कीजिए, हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस भी फाइलेरिया की तरह जरायुज है। इसमें मादा प्राणी मानव के घुटनों के नीचे फोड़ा बनाकर पश्च भाग को बाहर निकालकर शिशु मुक्त करते हैं। गुनिया कृमि नारू रोग का रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इसका वाहक साइक्लोप्स, और ये क्या है? जरायुज। और शिशु मुक्त कैसे करते हैं आपके सामने। अगला जीव है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। इसको कहते हैं चुन्ना कृमि।
बच्चों में गुदीय भाग में खुजली होती है, ये एक पोषदीय होता है। इसका संक्रमण खाने और जल से नहीं होता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बड़ी आंत का परजीवी है और बड़ी आंत का भाग है रेक्टम या मलाशय, उसी में पाया जाएगा और बच्चों में एनल इचिंग या गुदीय भाग में खुजली करेगा। इस रोग को ऑक्सीयूरेसिस भी कहते हैं। ऑक्सीयूरेसिस का मतलब है गुदीय भाग में खुजली। एक और जीव है ट्राइचूरिस चाबुक कृमि, जो आंत में पाया जाता है। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनोली, ये किसमें पाया जाएगा? मानव के अंदर हुक वर्म कहते हैं इसको, और छोटी आंत का परजीवी है। आपको इतना याद रखना है कि ट्राइचूरिस चाबुक कृमि जो इंटेस्टाइन में होगा, ये भी नेमेटोडा का सदस्य हैं। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनोली, ये भी किसमें होगा? एस्के हेलमंथीज या नेमेटोड्स में। इसे मानव का हुक वर्म भी कहते हैं, ये छोटी आंत का परजीवी है। एंटेरोबियस वर्मिकुलस बड़ी आंत का परजीवी है, जो बच्चों में एनल इचिंग करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे चुन्ना कृमि भी कहते हैं। और नारू रोग का रोगजनक है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, इसे गुनिया कृमि भी कहते हैं। और ऑक्सीयूरेसिस का मतलब है गुदीय भाग में खुजली। तो दोस्तों, ये था फाइलम नेमेटोडा। सुपर फाइलम कौन है? एस्के हेलमंथीज। आप चाहें तो फाइलम या संघ एस्के हेलमंथीज या नेमेटोडा भी कह सकते हैं। इसमें जो एस्केरिस है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी बताया है। उसके अलावा जितने भी सदस्य हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक एक बात को मैंने आपको क्लियरिटी से समझा दिया है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और एस्के हेलमंथीज और नेमेटोडा के बारे में शानदार जितनी भी नॉलेज है वो आपके पास है। बार बार रिवाइज करो, क्लासिफिकेशन का यही याद करने का तरीका है। थैंक यू, धन्यवाद।